गुड आफ्टरनून सभी विद्यार्थियों को आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी विद सुधीर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए, आज आपकी वर्णमाला की दूसरी क्लास होगी। कल आपको हमने पढ़ाया था वर्ण विचार में जो है आपको वर्ण की परिभाषा बताई थी। उसके बाद वर्ण में कितने प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, उसका हमने वर्णन किया था। फिर व्यंजन आते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं उसका हमने वर्णन किया था। और आज हम जहां से कल से छोड़े थे वहीं से आज अपनी कक्षा को हम सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। सभी विद्यार्थियों को पसंद आए या ना आए, बोर्ड की तैयारी के लिए आपको पढ़ना जरूर है। आप जुड़िए, इस प्लेटफॉर्म से पढ़िएगा। आज आपको हम व्यंजन के इस टॉपिक से लेकर के पूरा जहाँ तक आपके सिलेबस में वर्णमाला है उसको संपूर्ण कोर्स को यहाँ पर आज क्लियर करेंगे हम। आइएगा हम देखते हैं वर्णमाला। जब एक बात ध्यान रखिएगा, आपको एक स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किया था कि सर जो उच्चारण के अकॉर्डिंग जो है उनको बताना था कितने कैसे क्या होते हैं, कितने प्रकार के स्वर होते हैं, कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं। बच्चा देखिए, उच्चारण के आधार पर हमारे स्वर जो हैं वो 6 प्रकार के होते हैं और उच्चारण के आधार पर जो हमारा व्यंजन है ना वो 7 प्रकार का होता है। और कौन कौन से होते हैं आपको हम बता दे रहे हैं, लिखकर बता दे रहे हैं। किसी एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं, तो आपको बता दे रहे हैं, आप सुन लीजिएगा। पहला होता है कंठ, दूसरा होता है ताल, तीसरा होता है मूर्धा, चौथा आप में यही दंत जो होता है ये नहीं होता है बच्चा। स्वर में कोई भी स्वर जो है दंत वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। उसके बाद ओष्ठ होता है, फिर होता है कंठ एद है तो कंठ ताल होता है, फिर होता है ओद तो कंठ ओष्ठ होता है। यानी कि कंठ ताल कंठ ओष्ठ आपके यही 6 होते हैं। आपको एक बार लिख दे रहे हैं, यानी कि उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार देख लीजिएगा। उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद, उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार। तो ये 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनको हम लिख रहे हैं, आप देखिएगा। पहला होता है आपका कंठ, दूसरा होता है आपका ताल, तीसरा होता है आपका बेटा मूर्धा, चौथा आपका होता है ओष्ठ, पांचवा आपका होता है कंठ ओष्ठ, और आपका छठा होता है कंठ ताल। यानी कि अब कंठ के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं, जब आपने कमेंट करके पूछा ही है तो आप सुनिएगा। कंठ के अंतर्गत हमारे आते हैं कौन कौन से, ह्रस्व आ और दीर्घ आ, ये आपके कंठ वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और ताल के अंतर्गत आता है ह्रस्व ई और दीर्घ ई, ठीक है। और मूर्धा के अंतर्गत आपको कौन सा आता है, ऋषि आपका मूर्धा के अंतर्गत आता है। और ओष्ठ के अंतर्गत क्या कौन कौन सा आता है, ह्रस्व उ और दीर्घ उ, ओष्ठ स्वर के अंतर्गत आते हैं। और आप लिखिएगा कंठ ओष्ठ के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ओ और औ, ये ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। या कंठ ताल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ए और आई। ये उच्चारण के आधार पर स्वर को जो है जो विभाजित किया गया है ना वो 6 प्रकार के हैं। आपसे सीधा से बहुत ज्यादा आपसे डीप ये इंटरव्यू वगैरह पूछेगा तो पूछेगा कि स्वर के कितने भेद होते हैं उच्चारण के आधार पर, ऐसा पूछेगा। या प्रश्न पूछने का तरीका उसका ये रहेगा कि उच्चारण के आधार पर
हिंदी में स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो आपका जवाब वहां पर होगा 6 प्रकार के होते हैं। यदि और डीप में जाकर पूछता है कि कौन कौन से होते हैं, तो आप बताइएगा बेटा कि पहला कंठ होता है, ताल होता है, मूर्धा होता है, ओष्ठ होता है, कंठ ताल होता है, कंठोष्ठ होता है। ये 6 प्रकार होते हैं। अब जब आप उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद पढ़ रहे हैं, तो आप उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद भी आप समझ लीजिए। यहीं पर हमने व्यंजन को भी बताया है और व्यंजन को हम आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं पर ही आपको व्यंजन के बारे में हम बताएंगे कि व्यंजन उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद नाद के आधार पर व्यंजन के प्रकार कौन कौन से हैं, घोष के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, उसको आप कवर कीजिएगा आज से। उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। आप सभी स्टूडेंट अपने कॉपी कलम उठा लीजिए। ऐसा नहीं है कॉपी कलम उठाने से आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं होता है बेटा कि जो है आप देखते रहें चीजें। हमने बताया जितनी बार प्रैक्टिस करोगे आप उतना ज्यादा अच्छा होगा, उतनी बेहतर परफॉर्मेंस आपकी होगी और चीजें उतना बेहतरीन कर सकोगे आप। अब यहाँ पर उच्चारण के आधार पर हमने आपको बताया था कि अब आप लगे हाथ जब छेड़ ही दिए हो बात, तो व्यंजन को भी समझ लीजिए। बाकी जो कल से टॉपिक हमने आपको पढ़ाया हुआ है, मुझे पता है कि व्यंजन में व्यंजन का वर्णन हमने किया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। सभी व्यंजनों का उच्चारण स्थान बताया है, उसको आप एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा। इसके बाद मतलब उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्णन हम कर रहे हैं, उसके बाद फिर से आप जहां से हमने टॉपिक को छोड़ा है वहीं से फिर से हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप समझिएगा उच्चारण के आधार पर व्यंजन के प्रकार। ये आप में 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइएगा। पहला होता है कंठ, दूसरा होता है आपका ताल, तीसरा होता है आपका मूर्धा, चौथा होता है आपका दंत, पांचवा आपका होता है ओष्ठ, छठा आपका होता है नासिक, और सातवां आपका होता है दंतोष्ठ। अब यहां से आप समझिएगा। अब आपने जब पूछ ही दिया है तो एक बार हम बता भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कंठ के अंतर्गत जो आते हैं कौन कौन से वर्ण आते हैं। का वर्ग संपूर्ण का वर्ग आएगा, का, खा, गा, घा, अंगा, ये कंठ के अंतर्गत आएंगे। ताल के अंतर्गत आएगा कौन कौन सा, चा वर्ग आएगा, चा, छा, जा, झा, इया। और जो है आपका मूर्धा के अंतर्गत आएगा कौन सा, टा, ठा, डा, ढा, अणा। और दंत के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा, ता वर्ग आएगा, ता, था, था, दा, था, ना। आपका जो है ओष्ठ में आएगा। ओष्ठ के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा। आप जब संस्कृत के वर्णमाला में पढ़ेंगे तो हम और अच्छे तरीके से बताएंगे। वहां पर जो समीकरण होता है ना, जो सूत्र होता है, उससे स्वर और व्यंजन सबका एक साथ में ही पता चल जाता है। ओष्ठ का होता है क्या, पा, फा, बा, भा, मा। अब ये जो नासिक के है ना, नासिक जो है ये जो हमारे 5 हैं, यानी कि जो ये पांच वर्ग है, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, उसके जो पांचों पंचमाक्षर इसको बोलते हैं। ये जो पंचमाक्षर हैं यही हमारे नासिक के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका अंगा, इया, अड़ा, उसके बाद आपका हो गया
अंगा, इया, अड़ा, फिर से आप देखिएगा आगे ना, उसके बाद माँ, ये नासिक व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और आइएगा आप दंतोष्ठ, व जो होता है ना, एक ऐसा व, ये वकारस्य दंतोष्ठम, यानी कि व का उच्चारण स्थान ये बेटा दंत ओष्ठ होता है। आप जब संस्कृत का ग्रामर आपको हम पढ़ाएंगे, आपको वहां पर हम ये बताएंगे कैसे ये याद किया जाता है संस्कृत में। जैसे अभी आपने स्वर का पूछा कि उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो हमने बताया कि 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अगर वही चीज है, हिंदी जो है, हिंदी की जननी जो है संस्कृत ऐसे नहीं कही जाती है, वो अपने आप में सब कुछ सिमेटे हुए है। अगर आप संस्कृत में यही पढ़ते ना, तो स्वर और व्यंजन का जो है उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, एक में सिमेट दिया होता। कैसे? देखिएगा, उच्चारण के आधार पर स्वर एवं व्यंजन के प्रकार। ये जो आपको यहाँ पर कंठ बताया ना, वहां पर ऐसे होता है। संस्कृत में होता है अको विसर्जनीय नाम कंठः, अको विसर्जनीय नाम आ जो होता है ह्रस्व और दीर्घा, को मतलब का वर्ग, का से लेकर अंगा तक, अको विसर्जनीय नाम कंठा। और जो आपका दूसरा है इचु ऐसा नाम तालु, यानी कि ह्रस्व ई से इचु, ई से ह्रस्व ई, ह्रस्व और दीर्घी, चू से चा वर्ग, यानी कि चा से लेकर के इया तक, इचु ऐसा नाम तालु। इसमें देखिए आप देख रहे होंगे स्वर और व्यंजन दोनों आ रहे हैं, मतलब कंठ वर्ग के अंतर्गत कौन से स्वर आ रहे हैं, ताल के अंतर्गत कौन से स्वर आ रहे हैं, एक बार में एक पंक्ति में दोनों को सिमेटे हुए हैं। इसीलिए संस्कृत को जो है हिंदी की जननी के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर होता है मूर्धा, ऋतु रसायन मूर्धा, यहाँ पर ये हो जाएगा। और इसलिए ऋतु लसानम दंता, ये एक चीज समझिएगा, जो ऋ है ना वो संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, हमारी हिंदी के प्रचलन में नहीं है। इसीलिए दंत वर्ग जो हमने बताया है ना कि एक ऐसा वर्ग है जिसमें कोई भी स्वर्ग नहीं आता है, वो वर्ग है दंत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऋ आता है, जो ऋ है ना जिसको हम ऋ कहते हैं, ये ऋतु नसानाम दंता, ये ऋ हमारा संस्कृत के अंतर्गत आता है, संस्कृत के अंतर्गत आता है, हिंदी के अंतर्गत ये नहीं आता है। इसीलिए इसको हमने काट दिया है, इसके बाहर कर दिया है। ठीक है, इसको आप कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से नासिक के अंतर्गत इयं गणना ना उसमें आता है ना, इयं गणना नाम नासिक चा, तो वहां पर छोड़ दीजिएगा। आपने संस्कृत में यही है वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, यानी कि व जो है ना, इसका जो है व आप बोलोगे, जैसे बोलिए आप प्रोनाउंसिएट कीजिए वर्ग का, जैसे बोल उच्चारण कीजिए, आप कैसे बोलोगे व बोलेंगे जब आप ना, तब आपको खुद ही संदर्भित कर देगा कि क्या लगे, कैसे बोला जा रहा है। व जो है ना, व को जब बोलेंगे तो आपको लगेगा कि जो है ऊपर का दांत और नीचे का होस्ट पकड़ लीजिएगा, आप व को नहीं बोल सकते हैं। इसलिए आप अंदाज कर इसको आप व का प्रोनाउंसिएशन अपने आप करिएगा, करके देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या कहां से कैसे क्या हो रहा है, मतलब कौन सा जरूरी है, कौन सा ऊपर के दांत जो है नीचे के होंठ में टच करते हैं, या नीचे के दांत ऊपर के होस्ट में को छू रहे हैं, ऐसे में आपको समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, इतनी सारी बातों को बताकर हम आपको अपने टॉपिक पर जहां से कल छोड़े हैं वहां से आगे बढ़ाने के लिए हम फिर से प्रयास कर रहे हैं। आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो यूज करके वीडियो देख लीजिएगा फिर से। और हम आगे पढ़ाएंगे आपको व्यंजन जहाँ से छोड़े हैं, व्यंजन के प्रकार में हम चल रहे हैं। तो हमारे अनुसार जहाँ तक मैंने कल आपको बताया था, वो हमने ये बताया था बेटा कि जो है हाँ ओष्ठ के बता, मतलब व्यंजनों के वर्गीकरण हमने किया था, ओष्ठ को बता दिया था कि ओष्ठ के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं, इनका वर्गीकरण हमने आपको कल बताया था। और उसके आगे आज हम फिर से अपनी कक्षा को प्रारंभ कर रहे हैं। ये देखिएगा आप लोग कल की कक्षा में जहां से हमने, मुझे पता है हमने आपको कल बताया था, एक बार फिर से आज रिवाइज कर दे रहे हैं कि व्यंजन के प्रकार में हमने आपको बताया था, व्यंजन के प्रकार, व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा 4 प्रकार के हमने कल बताया थे आपको। व्यंजन 4 प्रकार का होता है, कौन कौन से होते हैं?
ये भी हमने आपको बताया है। पहला होता है अस्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन, चौथा आपका होता है बेटा संयुक्त व्यंजन। हमने कल आपको यहाँ तक बताया था, कल यहाँ से हमने जिक्र किया था अस्पर्श व्यंजन के बारे में। अस्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, या अस्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। कौन कौन से होते हैं? कंठ होता है, तालु होता है, मूर्धा होते हैं। कंठ होता है, तालु होता है, मूर्धा होता है, दंत होता है और ओष्ठ होते हैं। कल हमने इसके अंतर्गत कौन ओष्ठ के अंतर्गत आता है, कौन से दंत के अंतर्गत आते हैं, कौन ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं, मूर्धा के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, उसके बाद तालु के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, कंठ के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, इन सभी का वर्णन कल हमने करके आपको बताया होगा पिछली क्लास में। कंठ के अंतर्गत फिर भी एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। कंठ के अंतर्गत पूरा संपूर्ण का वर्ग आता है, का, खा, गा, घा और अंगा। और अगर स्वर की बात की जाए तो ह्रस्व आ और दीर्घ आ, ये दोनों कंठ वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और तालु के अंतर्गत बात की जाए, ह्रस्व ई और दीर्घ ई स्वर में ये दोनों तालु के अंतर्गत आते हैं। और व्यंजन में जो है चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, इया, ये जो है तालु वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब मूर्धा बचा हुआ है तीसरा। मूर्धा के अंतर्गत जो है ऋ से ऋषि जो होता है वो स्वर होता है, उसके अंतर्गत एक स्वर ये आता है, बाकी कोई स्वर और नहीं आते हैं। और व्यंजन में बात किया जाए तो व्यंजन में जो है टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ये जो है मूर्धा के अंतर्गत आते हैं। और दंत की बात की जाए तो कोई भी स्वर इसके अंतर्गत, हिंदी का कोई भी स्वर इसके अंतर्गत नहीं आता है। संस्कृत का केवल मात्र लिरि शब्द, जो लिरि वर्ण है वही आता है। और व्यंजन की बात की जाए हिंदी के तो ता, था, दा, धा, ना, ये 5 वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। ओष्ठ की बात की जाए तो स्वर में 2 स्वर आते हैं, ह्रस्व उ और दीर्घ उ, ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ये 2 स्वर होते हैं। और जो व्यंजन ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं, जो व्यंजन वर्ण ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं वो होते हैं पा, फा, बा, भा, मा, ये 5 वर्ण जो हैं व्यंजन वर्ण ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से बच्चा मैंने आज आपको उच्चारण के आधार पर स्वर और व्यंजन के प्रकार भी बता दिए, कौन कौन से वर्ण आते हैं उसको भी हमने वर्णन कर दिया है। अब हम आपको अपनी कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। व्यंजन के प्रकार में जो अगला प्रकार है वो है दूसरा, कौन सा? दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अब आज आपकी कक्षा को हम यहाँ से आगे बढ़ा रहे हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कल हम आपको लिखवा चुके हैं। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? या, वा, या, रा, ला और वा, ये 4 वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। एक बात और आपको यही लगे हाथ, एक बात और बता दे रहे हैं। इन चारों वर्ण में या और वा, ये जो या और वा है ना बच्चा, बड़ा लिख दें, आपको दिखाई नहीं दे रहा स्क्रीन पर, या और वा, ये अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। अर्ध स्वर, इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। और जो है रा जो है ना, छोड़िए रा को प्रकंपित लुंठित अब इस आप में है नहीं तो उसको हम बताते। ठीक है, इतना आप जान रहिएगा। और जब कभी कंपटीशन में आएंगे तब वहां पर आप पढ़ेंगे, खुद ही उसको बताया जाएगा ना। 12th की क्लास में जब 12th का ग्रामर हम कराएंगे आगे ना, इसी में तो आप देख लीजिए 12th वालों का वीडियो अपलोड रहेगा हमारे प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको मिल जाएगा, वहां पर हम इसको डिटेल में बताएंगे। अब अंतस्थ व्यंजन के बाद तीसरा आता है आपका ऊष्म व्यंजन।
ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ये सा, फिर सा, फिर ये सा, फिर ये हा। अब देखिए उच्चारण स्थान के आधार पर आप जाएंगे ना, इसे क्या कहते हैं, इचु ऐसा नाम तालु, इसे हम जो है ताल, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। ध्यान दीजिएगा, आपको अगली क्लास में ये सब सारी चीजें मिलेंगी वहां से, इसलिए अभी से ही अगर आप पढ़े रहेंगे, अगले आने वाली समय में, आने वाली क्लास में आप जो भी तैयारी करेंगे आपका बेस मजबूत मिलेगा। इसके बाद ये इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंत होता है बच्चा, इसका उच्चारण स्थान दंत होता है। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, इसे काकल भी कहते हैं, या इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ।